शासन अध्यादेश संशोधन करने के दिशा निर्देश। अब उत्तराखंड निवास में आम लोगों को भी मिलेगी ठहरने की सुविधा। उत्तराखंड के अधिकारियों की हाल गजब। उत्तराखंड निवास जनता के पैसों से बना, लेकिन इसमें एंट्री नेताओं की। हरिद्वार में रोकी गई यति नरसिंहानंद की धर्म संसद। बोले, सुप्रीम कोर्ट के जजों से पूछेंगे, हम ऐसे ही मरते रहेंगे। हल्द्वानी में वाहन पार्किंग में बड़ा हादसा। बैरिकेड तोड़ स्कॉर्पियो खाई में गिरी। उत्तराखंड में जनवरी में लागू होगा यूसीसी। पुष्कर सिंह धामी बोले, हमने अपने वादा पूरा किया है, ऐसा करने वाला पहला प्रदेश बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360। मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे मुख्य खबरों के साथ। 31 दिसंबर की रात को ही मुनि की रेती क्षेत्र में होने वाली न्यू ईयर पार्टी को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। इसी के तहत ही होटल, रेस्टोरेंट और कैफे में छापेमार कार्रवाई का प्लान तैयार किया गया है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देशन पर ही इंस्पेक्टर रितेश शाह की टीम ने ही यम्मी कैफे पर छापेमार कार्रवाई कर दी गई है। छापेमारी के दौरान ही कैफे में अवैध रूप से ही शराब और बियर रखी गई है। पूछताछ पर कैफे संचालक अर्पित ने बताया कि वह पर्यटकों को शराब और बियर अवैध रूप से पिलवाता था। तपोवन चौकी प्रभारी प्रदीप रावत ने संचालक को फटकार लगाते हुए शराब और बियर को कब्जे में लिया है। उससे गिरफ्तारी कर ली गई है और पुलिस ने संचालक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के बिगुल बजाने के बाद ही डोईवाला नगरपालिका सीट पर कांग्रेस ने एक बार फिर से अपना कब्जा जमाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस इस सीट पर अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहती है। इस संदर्भ में आज कांग्रेस जिला प्रभारी प्रकाश जोशी ने डोईवाला नगरपालिका सीट के अध्यक्ष और 20 वार्डों के लिए आवेदन करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ही मुलाकात की है और रायशुमारी की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रकाश जोशी ने प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार का सबसे पहले यह इरादा था कि चुनाव ना कराए जाए, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद ही चुनाव कराए जा रहे हैं। जोशी ने यह भी बताया है कि नगर निकाय चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया से साफ जाहिर होता है कि सरकार चुनावों में भाग कर रही है और उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया है कि कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। फेडरेशन ने अभी भी ये शंका लोगों के मन में है कि सरकार की नियत चुनाव कराने की है भी या नहीं। खैर, ये वक्त बताएगा। फिलहाल कांग्रेस पार्टी इस चुनाव की तैयारी के लिए कांग्रेस पार्टी ने सभी जिलों में पर्यवेक्षक प्रभारियों को भेजा है। उसी सिलसिले में देहरादून जिले में काम करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। पहले चरण में हमने संगठन की मजबूती के लिए जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वार्ड कमेटियों को दुरुस्त करने का काम किया। और अब चूँकि आरक्षण का एक प्रथम चरण, एक अनंतिम सूचना, प्राइमरी सूची वो सरकार ने जारी करी है, तो अब उस आरक्षण के आधार पे वार्डों और चेयरमैनों के लिए, मेयरों के लिए हम लोग आवेदन हमने लिए हैं पिछले 2-3 दिनों के अंदर। और जो भी आवेदन लोगों ने किए हैं उन सभी आवेदनकर्ताओं से बारी बारी हम आज मिल रहे हैं। आज मैं डोईवाला में हूँ। यहाँ पर वार्ड वाइज, वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 20 तक जो 20 वार्ड हैं उसमें जिन लोगों ने आवेदन किए उन सब लोगों से सुबह 10 बजे से बारी बारी से 1 to 1 हम मिल रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि उनके चुनाव जीतने की तैयारियाँ क्या हैं, चुनाव जीतने का आधार क्या होगा और कैसे मिलजुल कर, अगर एक जगह पे किसी वार्ड में एक से अधिक भी प्रत्याशी हैं तो उनको साथ बिठाकर भी हम बात कर रहे हैं कि कैसे वहाँ पर चुनाव को जीता जाएगा। आज आने का मेन मकसद यही था। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पोखरी मेले में ही प्रतिभाग करते हुए हेमंत कवि चंद्र कुमार को ही श्रद्धांजलि अर्पित कर दी है। इस अवसर पर ही मौके पर उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजने और युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान कर दिया है। मंत्री ने बताया कि मेले में हमारी समृद्ध
सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जिन्हें आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित करना बेहद जरूरी होगा। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पोखरी क्षेत्र में विकास के कई कार्यों की घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ही 70 नए गौसदन बनाए जाएंगे और पोखरी में पशु चिकित्सालय भवन का मरम्मत किया जाएगा। साथ ही उन्होंने नशे के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताते हुए युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील कर दी। देखिए, उत्तराखंड की आज सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है तो वो नशे की समस्या है। जिस तरीके से हमारा युवा नशे की तरफ जा रहा है, तो उत्तराखंड एक देवभूमि है, उत्तराखंड एक वीर भूमि है। हर घर से कोई ना कोई आपको आर्मी में सर्व करता हुआ मिलेगा, आर्म फोर्सेस में सर्व करता हुआ मिलेगा। धीरे धीरे अगर नशे की तरफ हमारा युवा आकर्षित होता चला जाएगा तो उत्तराखंड वीर भूमि ना होते होते नशे की भूमि बन जाएगी। तो मैंने आज सभी अपनी माताओं, बहनों, युवा साथियों से, बहुत सारे यहाँ पे स्कूल के बच्चे थे, सबसे यही निवेदन किया है कि एक लड़ाई उत्तराखंड बनाने के लिए करी गई थी, लेकिन आज एक लड़ाई उत्तराखंड के भविष्य को बचाने के लिए भी करनी पड़ेगी। सरकार नशे के खिलाफ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रण लिया है कि 2025 में तक हम उत्तराखंड से नशे को खत्म करेंगे, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हमको पूरे उत्तराखंड का सहयोग मिलेगा, जन जन का सहयोग मिलेगा। सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, ये पूरे उत्तराखंड की जिम्मेदारी है कि उत्तराखंड के आने वाले भविष्य को बताएं। आगामी फरवरी माह में ही उत्तराखंड में नेशनल गेम्स होने वाले हैं, जिसको लेकर ही सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं हल्द्वानी में इंटरनेशनल स्टेडियम में नेशनल गेम की तैयारियों को लेकर ही प्रशासन ने इंतजार पुख्ता कर दिए हैं। साथ ही हल्द्वानी शहर में रंग रोगन का कार्य शुरू कर दिया है। वहीं हल्द्वानी में चिन्हित 13 जिलों के चौड़ीकरण का कार्य भी जारी है। तो वहीं उत्तराखंड में आगामी फरवरी माह तक नेशनल गेम होने के कारण हल्द्वानी में भी सड़कों के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में जुड़ी सभी सड़कों को सुधारीकरण के लिए कार्य जारी है। देखिए, जो चौराहों के चौड़ीकरण का कार्य है वो तो हमारा गत वर्ष दिसंबर से प्रस्तावित था और उसमें काफ़ी प्रगति हो गई है और वो कई जगह हम लोग फिनिशिंग की स्थिति में है। इसके अतिरिक्त जो हमारे राष्ट्रीय खेल होने हैं उसके दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग अपने जो मुख्य मार्ग हैं, खासकर जिन मार्गों से हमारे विभिन्न प्रदेशों से आने वाले खिलाड़ी गुजरेंगे या अन्य हमारे जो उसके स्पेक्टेटर्स आएंगे, उनको लेकर रामपुर रोड और जो हमारा नैनीताल रोड है, इस पर लोक निर्माण विभाग के द्वारा रोड फर्निशिंग का काम किया जा रहा है। पेंटिंग है, उसमें मीडियन की पुताई का कार्य है। साथ में कई जगह इसमें साइनेजेस भी लगाए जाने हैं और जो हमारा गोलापार स्टेडियम है, शहर का स्टेडियम है, उसके आसपास जितने भी मार्ग हैं, आंतरिक मार्ग हैं, उन सभी पर ये कार्य इनके किए जाने प्रस्तावित है। सर, अतिक्रमण को हटाने को लेकर कार्रवाई होनी, सर वो में आवश्यकता महसूस हो रही है या लोक निर्माण विभाग की जहाँ आवश्यकता है कि किसी प्रकार से कहीं पर कोई बॉटल नेक है या उनकी ड्रेनेज का इश्यू है, उन सभी को चिन्हित किया जा रहा है और जहाँ जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में हुई भीषण अग्निकांड ने ही प्रशासनिक लापरवाही को उजागर कर दिया है। हादसे के बाद ही स्थानीय लोग सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वाटर हाइड्रेटिंग सही तरीके से काम करता है तो आग पर जल्द ही काबू पाया जा सकता है। कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री की सचिव दीपक रावत ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, पाया है कि वाटर हाइड्रेंट अभी भी काम नहीं कर रहा है। उन्होंने संबंधित विभाग में जवाब तलब कर जल्द ही समाधान करने के दिशा निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों मार्केट में एक आग जलने की घटना हुई थी, उसमें मौके पे मैं देखने आया हूँ। हाइड्रेंट में तो आज भी प्रेशर नहीं है और उस दिन भी नहीं था। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस तरह की लापरवाही अगर कोई भी करता है तो उसके विरुद्ध फिर जरूर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। तो आज मैंने मौके पे सब स्थल देखे हैं और जो भी इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित की। कुछ मुख्य बाजार की दुकानें हैं जहां गाड़ियां जाने की तक जगह नहीं अब छोड़ी गई है, तो अगर कोई दुर्घटना मुख्य बाजार में होती है तो उस समय कैसे रेस्क्यू किया जाए? इसमें एक तो एक फायर प्लान होगा, अग्निशमन विभाग हमको देना, उनको पीरियडिकली देना होता है, जिसमें प्रशासन होता है, जल संस्थान होते हैं और उनको जो जो अपनी रोड्स क्लियर चाहिए वो उनको बताना होगा ताकि उनको हर हाल में हम लोग खाली रखें। सेकेंडली, किसी हाइड्रेंट में कोई कमी है तो ये बोलने चालने की बात नहीं है, इन राइटिंग ये चीज़ आनी चाहिए कि किसमें क्या कमी है और उसके अनुसार फिर जो उस पर एक्शन नहीं लेता है उसकी जिम्मेदारी दे। थैंक यू।
ऋषिकेश में लापरवाही के चलते ही शहर में जगह जगह अवैध टैक्सी और टेम्पो स्टैंड बनाए गए हैं, जिनमें से यातायात बाधित हो रहा है। इन अवैध बताना चाहेंगे स्टैंड पर ही सैकड़ों टेम्पो टैक्सी खड़ी रहती हैं, जो नियम के खिलाफ ही संचालित की जा रही हैं, जिससे सड़कें सक्रिय हो गई हैं, जाम लग गया है और सड़क हादसों की संभावना बढ़ गई है। स्थानीय लोग कई बार इन अवैध स्टैंड के खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पुलिस द्वारा ही अब कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। नगर निगम योग नगरी स्टेशन, त्रिवेणी घाट चौक, कोयला घाट, एम्स और 72 सीडी गंगा घाट के निकट ऐसे अवैध स्टैंड बने हुए हैं। यदि जल्द ही इन स्टैंड को नहीं हटाया जाता है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। डोईवाला में उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक आयोग द्वारा ही एक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें अल्पसंख्यक कल्याण की निर्देश में राजेंद्र कुमार और आयोग के सचिव जगजीत सिंह रावत ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। बताया गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय इनका लाभ लेकर सक्षम बन सकता है और सॉफ्टवेयर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हरविंदर सिंह हंसी ने बताया है कि इस तरह के कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों तक की योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जा रही है। कि जितनी भी हमारी योजनाएं हैं वो सब हमारे क्षेत्रवासियों, हमारे ग्रामीणों तक पहुँचें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ ले सकें। और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने खास करके हर एक ब्लॉक में को निर्देशित किया था। और हमारी जो संस्था है द सॉफ्ट्रॉनिक सोशल वेलफेयर सोसाइटी, वो लगातार समाज में इस तरह का कार्य पहले से करते रहे हैं। अभी भी वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हुनर योजना के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे प्रतिभागी हैं जिन लोगों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण या सिलाई कढ़ाई इस तरह का प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं ताकि उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। और ये संस्था लगातार पिछले 12 साल से इस काम को कर रही है और हमारे लगभग 700 से 800 प्रतिभागी जो हैं अपना कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के लिए भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा उनके शैक्षिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं चला रहे हैं। जहाँ एक और शिक्षा के लिए है, छात्रवृत्ति योजना है और स्वरोजगार के लिए माननीय मुख्यमंत्री हुनर योजना चलाई जा रही है। और इसके अलावा जो भी समस्याएं हैं उसके लिए एक आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग, उसमें जो भी समस्याएं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की आती है उसमें उनका रामनगर के बाजार में ही मंगलवार को पेंट के एक गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अज्ञात कारणों से लगी इस आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद ही आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग के कारण ही बाजार में दहशत का माहौल बन गया। भारी भीड़ नियंत्रण करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें आग बुझाने और हालात काबू में करने की जुटी हुई हैं। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। देहरादून स्थित ही हाथी बड़कला कैंप आयोजन में ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर दी है। इस बैठक में ही उन्होंने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही जल निगम और जल संसाधन द्वारा ही किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है। मंत्री जोशी ने अधिकारियों से मसूरी क्षेत्र में किए गए कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी ली है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच ही पंचायती राज विभाग स्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। प्रदेश के पंचायती राज सचिव प्रदेश चंद्रशेखर यादव द्वारा ही त्रिस्तरीय पंचायत के कार्यकाल और 2 दिसंबर को ही समाप्त हो चुके हैं। अब निर्वाचन आयोग के साथ ही बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में ही चुनाव और अन्य आवश्यक तैयारी की जा रही हैं। पंचायत चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन पहले सरकार की प्राथमिकता नगर निकाय के चुनाव को संपन्न कराना है। उसकी नगर निकाय जो नगर विकास विभाग है उसके द्वारा अपनी तैयारियां की जा रही हैं। जहां तक पंचायती राज के त्रिस्तरीय चुनाव का संबंध है, आज हमारी निर्वाचन आयोग के साथ बैठक है। उसमें जो आगे की कार्रवाई है उसके बारे में निर्णय किया जाएगा।
उत्तराखंड में आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए आपदा प्रबंधक विभाग अपनी तैयारियों को और भी मजबूत कर रहा है। आपदा प्रबंधक सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राज्य के उन क्षेत्रों में जहां आपदा का खतरा ज्यादा है वहां पर स्थानीय लोगों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही जिला प्रशासन भी अपने अधिकारियों को जरूरी जानकारी और प्रशिक्षण से लैस कर रहा है ताकि आपदा के दौरान त्वरित और प्रभावी कदम उठाए जा सके। सचिव ने बताया कि वर्तमान में स्थिति सामान्य है, लेकिन हमें अपनी तैयारियों को और भी पूरा करना होगा। ट्रेनिंग का कार्य हमारा पहले से ही चल रहा है, कोई नया कार्य नहीं है। हमारा प्रयास है कि जब आपदा का समय नहीं है तो उसमें हम लोग तैयारी का समय मानते हैं इसको, और जितनी अच्छी तैयारी होती है उतना अच्छा हम आपदा में मैनेज कर पाते हैं। तो उसी के क्रम में इसमें ट्रेनिंग का कार्य चल रहा है, सभी जनपद के द्वारा किया जा रहा है। अब हमारा प्रयास है कि स्कूलों में या जन समुदाय तक या जिस जगह ज़्यादा आपदा आती है वहाँ पे हम ट्रेनिंग करावें। उस दिशा में कार्रवाई चल रही है और उसको थोड़ा सा एग्रेसिव तरीके से करने की प्लानिंग चल रही है। अभी योजना बन रही है हमारी, बहुत जल्दी हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। इसमें किन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी? क्या देखिए, अभी ट्रेनिंग का हमारा है कि जो वहाँ के जन समुदाय हैं उनको हम जब प्रशिक्षित कर पाएंगे तो जब भी कोई आपदा आती है तो जो स्थानीय लोग होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव मदद कर पाते हैं। हमारी टीम तो बाद में पहुँचती है। तो ऐसी आपदा से निपटने के लिए पहले हम ट्रेनिंग देंगे लोगों को, ताकि जब छोटी मोटी कोई आपदा आती है, छोटी मोटी कोई दिक्कत आती है तो तत्काल लोग कर लें। इसके बाद फिर प्रशिक्षित दल उसके बाद जाता है हमारा, तो उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं। राज्य सरकार द्वारा ही आरक्षण तय किए जाने के बाद ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियां अपने उम्मीदवारों के चयन में तेजी ला रही हैं। नैनीताल में जिले में 7 निकाय सीटों पर प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन जारी है। कांग्रेस के चुनाव प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल ने बताया कि सभी संभावित उम्मीदवारों के नाम पैनल को भेज दिए हैं और अंतिम निर्णय हाईकमान द्वारा ही लिया जाएगा। वहीं बीजेपी के जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने बताया कि उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के लिए कार्यकर्ता से राय ली जा रही है। जल्द ही प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। ये हमने लगभग सभी जगह कैंडिडेटों का चयन अपने स्तर से हमने कर दिया है और 4-5 दिन के अंदर जो है पैनल हमारा जो है पीसीसी को पहुंच जाएगा। उसके बाद पीसीसी वालों ने तय करना है क्या करेंगे, आगे भेजेंगे, अपने स्तर से तय करेंगे कैंडिडेट जी। ओबीसी का लग तो नहीं रहा था, लेकिन इन्होंने ओबीसी करी है। इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पास कैंडिडेट नहीं है। हम बहुत मजबूती के चुनाव लड़ेंगे और अभी आप आगे देखेंगे कोई नया खेल भी हो सकता है और साथ में हमारे पास पुराने कैंडिडेट भी हैं। एक भागीरथी बिष्ट है जी और एक नवयुवक साथी भी है, 2-3 और हैं। ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट नहीं है। कितने नाम हैं अभी ओबीसी के कैंडिडेट के तौर पर? हमारे पास 5 नाम हैं। कौन कौन हैं? एक तो ये भागीरथी बिष्ट है जी महिला में, और एक नवयुवक में हमारे पास वो है लाल सिंह पवार, और 3 लोग। निकाय चुनाव की घोषणा हुई है। इसके बाद चुनाव के साथ साथ ही हमारे संगठन पर्व भी चल रहा था, बूथों का गठन कार्य भी चल रहा था, सक्रिय सदस्यता का काम भी चल रहा था। तो सारी चीज़ें हमारी मैदान पर चल रही थी। अब हमें चुनाव के उसमें आए हैं, हमारे पर्यवेक्षक नियुक्त हो चुके हैं, हमारे सभी निकायों के प्रभारी नियुक्त हो गए हैं। हमारे नैनीताल जिले में 7 निकाय हैं, 5 नगर पालिकाएँ हैं, 1 नगर पंचायत है और 1 नगर निगम है। इन सभी में हमारे पर्यवेक्षक आने शुरू हो गए। कल से सभी नगर पालिकाओं में हमारे जो अभी पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं, जिनकी कल घोषणा हुई है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने की है, वे सभी लोग आकर के वहाँ बातचीत करके कार्यकर्ताओं से अपना निर्णय जो है ऊपर को भेजेंगे। उसके बाद चयन होगा कार्यकर्ता। जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, वे संपर्क कर रहे हैं संगठन के माध्यम से, वे अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। उन सभी के नाम पर विचार करने के लिए ही अभी जो हमारे पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं, प्रत्येक निकाय में 3 पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं और 3 पर्यवेक्षक निगम के लिए भी नियुक्त हुए हैं हमारे जिले के लिए। तो वे पर्यवेक्षक अभी अपना जो कार्यक्रम बनाएंगे, उसके बाद वो शक्ति केंद्र संयोजक से ऊपर के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं इनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद ही हमारा टिकट का फाइनल। हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उत्तराखंड में वन मंत्री सुबोध उनियाल और विधायक वंशीधर भगत ने ही संयुक्त रूप से कालाडूंगी जोन में
कार्बेज हेरिटेज जंगल सफारी का शुभारंभ कर दिया है। वन मंत्री ने बताया कि इस सफारी के शुरू होने के बाद ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और यह काला डूंगी क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी। वहीं डीएफओ दिगांत नायक ने बताया कि इस क्षेत्र में ही पर्यटन की संभावनाएं प्रबल हैं। जो सफारी है जो प्रारंभ हो रही है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारे ओजस्वी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और हमारे विधायक महोदय बंशीधर भगत जी भी, उन्होंने भी इसमें सहयोग किया और माननीय अजय भट्ट सांसद, तीनों का बहुत बड़ा प्रयास है। मैंने इस बात को उठाया और अपने स्थानीय लोगों में कोटाबा खंड के लिए, जब मैं नैनीताल था तो मैं बार बार सफारी के लिए चिल्लाता था कि जॉन खुलना चाहिए, जॉन खुलना चाहिए। मैंने नैनीताल माननीय मुख्यमंत्री से कहा और उनसे कहा, आप मैंने दीवान सिंह जी से भी कहा कि मतलब इस क्षेत्र में क्या विकास होगा, तो मेरी मुख्यमंत्री कम सर थोड़ा तेज बोलिए। नौजवानों को रोजगार दिया और हमारी बलराम से 2 लाख लोगों को रोजगार देने की सरकार ने परिकल्पना की थी। इसी के तहत राज्य में तमाम डेस्टिनेशन डेवलपमेंट है और EDC के बेसिस पर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में एक मोहान में और अभी एक कलाभूमि में एक ऐतिहासिक यहाँ पर शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर आज सफारी के लिए एक कलाभूमि और एक मोहान में आज शुरुआत हुई है। इसमें लोग यहाँ पे आज कॉर्बेट हेरिटेज सफारी का स्टार्ट हो रहा है। 17 तारीख को हम माननीय वन मंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन कर रहे हैं और कल से यहाँ सफारी स्टार्ट हो जाएगा। ये एक पूरा एक पैकेज टूर है जहाँ पे कॉर्बेट फॉल्स, बराती रॉक फॉल्स, आपका छोटी अलवानी विलेज, आयरन पॉन्गरी और उसके साथ साथ एक सफारी जोन भी स्टार्ट कर रहे हैं। ये सब मिला के ये है कि ये इसका एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं रामनगर में बस सफारी करके वापस चले जाते हैं, उनको कुछ करने के लिए और अलग से नहीं रहता है। तो उनको एक पैकेज के द्वारा अगर ये करेंगे तो यहाँ पे आके वो खास कर बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।